हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे बच्चे स्ट्रेस को, और स्ट्रेस से रिलेटेड हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे कि स्ट्रेस आपके पास बेसिकली आपके पास के द आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स। ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पे जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है आप उसको स्ट्रेस बोलते हैं। द स्ट्रेस या फिर द कॉज बिहाइंड द स्ट्रेस इज द कॉज बिहाइंड द स्ट्रेस, जो कॉज है आपके पास, द कॉज बिहाइंड द स्ट्रेस इज द कॉज बिहाइंड स्ट्रेस इज द स्ट्रेन, स्ट्रेस इज द स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस के पीछे का जो कॉज है इज दी स्ट्रेन। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, स्ट्रेन आ जाती है। द कॉज बिहाइंड द स्ट्रेस इज द स्ट्रेन, यानी कि जो स्ट्रेस है उसके पीछे का कॉज हमारे पास क्या आ जाता है, एक जो स्ट्रेन बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। जो बॉडी के अंदर बच्चा हमारे पास स्ट्रेन, जो चेंजेस आपके पास डेवलप हो जाते हैं हम उसको यहाँ पर क्या बोल देते हैं, आपके पास स्ट्रेन बोलते हैं। और स्ट्रेन की वजह से हमारे पास क्या डेवलप हो जाता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी तरह के स्ट्रेस होंगे, जितनी तरह के हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेन थे बच्चे। इस वजह से हमारे पास सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, वी राइट डाउन वी हैव द टेंसाइल स्ट्रेस। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। बताओ टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास कब डेवलप होगा, द स्ट्रेस डेवलप ये बच्चा हमारे पास स्ट्रेस डेवलप होता है व्हेन, जब आप क्या करते हो, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर, जो लेंथ ऑफ वायर है बच्चा हमारे पास वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज्ड, जब लेंथ ऑफ वायर को आप चेंज करते हो या फिर आप बोल देते हो कि हम इसको एक्सटेंशन दे दें, ये टेंसाइल स्ट्रेस है। ये बच्चा हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है। याद रखना टेंसाइल स्ट्रेस की आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इज द फोर्स नॉर्मल एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस की आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की टेक्निक है। तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस किसके बराबर है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास वायर आ गई, ये हमारे पास यहां पर एक वायर आ गई, इस वायर को हमने यहां पर क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। यहां पर जैसे ही आप वायर को एक्सटेंड कर दोगे, आप वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दोगे, व्हाट विल हैपन, बताओ क्या हो जाएगा। जैसे आप वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दोगे, ये डेल्टा एल से आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, व्हाट विल हैपन। हमारे पास जिस एरिया के ऊपर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो वो एरिया से नॉर्मल अंदर की तरफ क्या डेवलप हो जाती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। ये उस एरिया के परपेंडिकुलर लगती है जिस एरिया पे आप बाहर की फोर्स लगाकर इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हो, ये वो एरिया। ये एरिया क्या है बच्चे जरा बताओ, ये एरिया स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, सर्कल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बताओ, क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बताओ, शाबाश। ये हमारे पास यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, सर्कल नजर आ रहा है। ये बच्चा हमारे पास आपको क्या नजर आ रहा है, सर्कल। ये एरिया आपको यहाँ पर सर्कल नजर आ रहा है, और सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है बच्चा, हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना। तो हमारे पास किसी भी वायर की लेंथ को अगर आपने चेंज करना है, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एक वायर है और इसकी लेंथ को मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं डिफॉर्मिंग फोर्स कहां पे लगाऊंगा, मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अलोंग दी लेंथ लगाऊंगा या पैरेलल, कैसे बच्चे, इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ लगाऊंगा, कहां पर लगाऊंगा बताओ शाबाश। मैं नीचे की तरफ को मैं पैरेलल लगाऊंगा या अलोंग दी लेंथ लगाऊंगा। और जैसे बच्चे मैं अलोंग दी लेंथ ये फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स बच्चे इस एरिया के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगी बताओ शाबाश, कहां पर लगेगी, ये इसके एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी।
नॉर्मल लगेगी। नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो स्ट्रेस डेवलप होता है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बोल देते हैं, नॉर्मल फोर्स। ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर इस एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। और हम क्या मान के चलते हैं, जो हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, जो हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, उसकी वैल्यू को एग्जैक्टली हम किसके बराबर मान के चलते हैं, जो अंदर आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है उसको बराबर मान के चलते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेस क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नॉर्मल याद रखना, फॉर द टेंसाइल स्ट्रेस, फॉर द टेंसाइल स्ट्रेस, अगर मेरे पास यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस है, अगर मेरे पास यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस है, याद रखना द फोर्स, जो फोर्स है बच्चे हमारे पास, द फोर्स इज एक्टिंग, जो फोर्स आपके पास एक्ट कर रही है बच्चे, इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है टू द एरिया। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगी किससे बच्चे, आपके पास एरिया से। ये परपेंडिकुलर आ जाएगी हमारे पास एरिया से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है अगर मेरे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास ये लेंथ आ गई, ये हमारे पास यहाँ पर लेंथ आ गई, और ये हमारे पास यहाँ पर आपने इस वायर को पीछे से होल्ड कर लिया, खींच लिया, ध्यान से समझना। और मैं यहाँ पर अब एक फोर्स लगा रहा हूं इस तरीके से, ये फोर्स लग गई F इस तरीके से, और ये फोर्स अब इसके लेंथ के साथ एंगल थीटा पे लग रही है। अब बताओ यहां पर अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगाना है तो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए आप फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लोगे, बताओ। आप यहाँ पर F cos थीटा लोगे कि F sin थीटा लोगे, शाबाश। यस, F cos थीटा। यहाँ पर आप F cos थीटा से इसके ऊपर स्ट्रेस निकालने की कोशिश करोगे। मैंने कल बच्चे शायद से आपको एक छोटा सा पोस्टर भेजा था, अगर आपको याद हो, कि नंबर लेके आने के लिए एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली चीज होती है बी एक्टिव इन द क्लास। दूसरा बच्चे कि आपको सारे क्वेश्चंस करके कीप योर असाइनमेंट रेडी विद इन द टाइम, आपके असाइनमेंट्स रेडी होनी चाहिए। थर्ड, आपके डाउट्स बच्चे क्लास के अंदर क्लियर होने चाहिए। अगर बच्चा कोई भी इन चीजों से बचने की कोशिश करता है तो बेटा फिर उसके नंबर नहीं आ पाते। फिर ऐसे केसेस के अंदर बच्चा, या तो उसको ऐसा लगता है कि उसको कम पढ़ाया गया, या उसको कम समझ में आया, या फिर वो किसी भी तरीके से ये जजमेंट नहीं लगा पाता कि उसके नंबर बाकी बच्चों से कम क्यों आए, जबकि वो अपनी तरफ नहीं देखता कि वो एक्टिव ही नहीं रहा क्लास के अंदर, वो चुपचाप बैठा रहा, वो डाउट्स नहीं पूछता था, वो सारी चीजों के ऊपर बच्चे पर्दा डालता था, या फिर पढ़ाई से इतर उसका दिमाग कहीं और चल रहा था, क्योंकि तभी तो उसने डाउट्स और एक्टिव और असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किए बच्चे हमारे पास। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर एक बच्चे का एक टीचर के प्रति, मतलब कि एक टीचर के लिए उसका बच्चे पूरी तरह से आपके पास समर्पित होना बहुत जरूरी है। उसका टीचर के प्रति बच्चा हमारे पास एक प्रॉपर रिस्पेक्ट, उसकी बातों की तरफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो आप लाइफ के अंदर ग्रो करते हो। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारे पास ये एक आपके पास बेसिक, जिसको बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट है एक अच्छे स्टूडेंट होने की। नंबर 1 क्लास में एक्टिव होना, नंबर 2 डाउट्स लेना, और नंबर 3 मैंने अगर ग्रेविटेशन के कल क्वेश्चन शुरू किए तो बेटा वो क्वेश्चन शाम तक बच्चा बैठ के, क्योंकि आपके पास पूरी रात है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनलाइन पे तो नहीं, लेकिन बच्चा ऑफलाइन के अंदर मतलब कि जिसको बोल सकते हैं एक बच्चा अभी, जिसको बोल सकते हैं एम्स के अंदर वो पढ़ रहा है, तो उसको बुलाया गया, तो अभी शायद से +1 वाले बच्चों के लिए भी मैं बुलाऊंगा। अब ऑनलाइन वो नहीं आ सकता है या थोड़ा शर्माता है, मैं कोशिश तो करूंगा, पर वो ऑनलाइन आने से थोड़ा शर्माता है। तो उस बच्चे की इंटरेक्शन जब कराएगी तो शायद आपसे बात की हो मैंने या नहीं की हो, लेकिन उस बच्चे ने बोला कि वो 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं करता था, और वो सिंसियरिटी से काम करता था। वो रात को 10 से 4 बजे लगातार हर दिन उसने पढ़ा, 2 साल लगातार रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक पढ़ा। दूसरा, वो कहता था कि टीचर से कभी झूठ मत बोलो, टीचर के सब प्रति सिंसियर हो कि सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिए, ये नहीं किए, तो अपने आप रिजल्ट आता है भाई।
आपके पास अपने आप रिजल्ट आता है, आपके पास ऐसा नहीं है। अब कई बच्चे वो कहता है कि सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है क्लास में मजे आने के लिए हमको पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो कहता है कि क्लास में कोई मजा मुजा की बात नहीं, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, काम खत्म। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये मजा होना चाहिए, वैसे दूसरा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कंटेंट आपको मिलना चाहिए, उस चीज का मजा होना चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट है। तो अभी आज घर पे जो बच्चे ने बेटा आज बैठ के पढ़ाई कर ली, ये नहीं है कि हम ये कर लिया हमने वो कर लिया तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास स्ट्रेस किसके बराबर आ जाएगा, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एरिया ए, ये हमारे पास। और टीचर से जो बच्चा जितना मिलता है, जितना टीचर के पास बैठ के समझ में आएगा बच्चे, टीचर से जो बच्चा जितना मिलता है बेटा उतना उसको फायदा हो। जो बच्चा टीचर से जितना दूर भागने की कोशिश करेगा, आपको कैसे मिलेगा भाई। आप पानी पीना चाहते हो पर कुएं से दूर भागना चाहते हो, दैट दिस इज नॉट द लॉजिक। क्या हम जो है हम टॉप भी कर जाए, हम ये भी कर जाए, और हर चीज बच्चे मुश्किल ही है। फिजिक्स इज द टफेस्ट ऑफ द ऑल। तो वो मुश्किल चीजें आसान तभी होंगी। आपको एक बात बताता हूँ, ऑफलाइन बैच 5 बजे कंप्लीट होता है और वहां पर कई बच्चे 5:30 बजे तक मेरे पास बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाते हैं। अब मैंने तो सबको बोल रखा है कि बेटा आप रुक के प्रॉब्लम सॉल्व करके जा सकते हो, लेकिन अब जो बच्चा रुकेगा वो, जैसे अब जगजोत है, उसने मुझे 10 क्वेश्चन और दे दिए कि सर ये करवाने, मैं करवा दूंगा बच्चे। पॉइंट बच्चे ये है कि आपको करना पड़ेगा, आपको टीचर के साथ अलाइन होना पड़ेगा। कल को अगर जगजोत का स्कोर बढ़ता है तो नोबडी कैन से कि सर के जगजोत की, अरे भाई जगजोत क्वेश्चन भी तो निकाल निकाल कर दे रहा है ना मुझे कि सर ये क्वेश्चन है, सर ये केवीपीवाई का क्वेश्चन है। एक बच्चा जो दूर भागता है, जो कि बोलता है कि नहीं मैंने ये करना है, मैंने ये 2 सब्जेक्ट ज्यादा करने की, एक सब्जेक्ट कम करना है, तो कैसे नंबर मिलेगा भाई। और कोई ऐसा स्टूल जिसके 3 पैर हो, 2 पैर स्ट्रांग है, एक पैर आपके पास कमजोर है, तो वो गिरेगा, वो पलटेगा बच्चे। पॉइंट ये है बच्चे, तो उसने स्टूल ने, तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपके चारपाई के 4 पांव हैं और 3 पांव मजबूत है और एक पांव है ही नहीं, तो चारपाई पे आप सो सकते हो, लेट सकते हो, उस चारपाई को तो कबाड़ी भी नहीं लेगा। और आप बोल रहे हो कि हमारे 2 सब्जेक्ट मजबूत है, एक कमजोर है, और हम जो है बच्चे पहली बार में आईआईटी या दुनिया बोले नहीं ये बहुत अच्छा बच्चा है, क्यों 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो कई बच्चे, ये फंडामेंटल मिस्टेक्स है जो कई स्टूडेंट्स करते हैं, इस पे फोकस करना है। जी शौर्य, बच्चे बोलो, बोलो बच्चे। सर मैंने ना एक चीज पूछ रही थी, आपने लिखा फोर्स नॉर्मल, तो वो फोर्स नॉर्मल किसको करती है, मतलब फोर्स डिफॉर्मिंग को या फिर फोर्स रिस्टोरिंग या फिर उनके जो वो है इक्वल है जो। देखिए बच्चे, आपको बहुत सोच समझ के कोई क्लास एब्सेंट होनी चाहिए, पहले तो शौर्य में आपको ये बोल दे, क्योंकि शौर्य जब हम कोई क्लास एब्सेंट करते हैं तो लिंक जो है वो मिस हो जाता है यहाँ सर पता पर। है क्या सर, कल मेरा सर पेपर था, ओएमआर शीट वाला इंग्लिश का ना सर। जो जो तो मर्जी हो जाए। स्कूल वालों ने आप बोला 8 बजे तक अब वो करनी है, रिपोर्ट करनी है। तो सर मैं अच्छा 7:30 में बस स्टॉप पे खड़ा हुआ, ऊपर से बस लेट आई। मैंने सोचा इससे अच्छा सर की क्लास लगा लेता, मैं अच्छा, क्या कर कोई रहा हूँ। बात नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो बच्चे देखिए, आप बहाने तो मतलब कि इसको बोला जाएगा, कोई ना कोई वजह तो होती है। अब कोई ना कोई वजह होती है कि कोई बच्चा अपने डिसीजंस लेता है, तो वो डिसीजंस बच्चे अफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर अफेक्ट कर लेते हैं। तो उस वजह से हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक्चुअल के अंदर स्ट्रेस होती है नॉर्मल फोर्स, जिस एरिया को आप, जिस लेंथ को आप चेंज कर रहे हो, उस एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर की तरफ को फोर्स लगती है। ये हमारे पास फोर्स उस एरिया के परपेंडिकुलर लगती है, जिस एरिया के ऊपर, ये उस एरिया के परपेंडिकुलर लगती है जिस एरिया को खींच के आप क्या करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो। आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, आप उसको क्या बोल देते हो, नॉर्मल फोर्स। दिस इज नोन एज टू बी द नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स है। आगे बात समझ में। लेकिन इस नॉर्मल फोर्स को मेजर करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो आप इस नॉर्मल फोर्स को किसके बराबर मान लेते हो, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर। यानी कि होती तो यह हमारे पास इंटरनल फोर्स, आपके पास ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इंटरनल होती है, लेकिन ये इंटरनल फोर्स को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम इसको किसके बराबर मान लेते हैं, एक्सटर्नल डिफॉर्म। बस इतनी सी बात है। तो ये स्ट्रेस पर यूनिट एरिया आपके पास क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि परपेंडिकुलर टू एरिया लग रही है, लेकिन
इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास कोई वो तरीका नहीं है जिससे आप इस इंटरनल फोर्स को मेजर कर सको। तो इसको आप किसके बराबर मान के चलते हो? एक्सटर्नल फोर्स। तो आप इसको किसके बराबर मानते हो? एक्सटर्नल। ठीक है शौर्य? यस सर। ओके, देखिए टीचर की बात मानना किस लिए बच्चे जरूरी है, क्योंकि पिछली बारी बच्चे +2 के अंदर जो मेरे पास बच्चे थे, इवेंचुअली इसकी अपनी एक स्टोरी है, तो उन मेडिकल के बच्चों के अंदर से सिर्फ 2 बच्चों ने मेरी बात मानी कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे मेहनत नहीं करनी है। दे वर ऑन रेगुलर टच इन विद मी, वो रेगुलर मेरे साथ रहे। बाकी बच्चों ने बोला अरे यार ऐसा है, कोई बच्चा बोलता है मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये टेस्ट करने, मैंने वो करने। वो धीरे धीरे बच्चे जो है, कोर्स खत्म हुआ तो बच्चों को लगा कि ठीक है यार काम खत्म। अब 2 बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे लास्ट दिन तक, नीट के 1 हफ्ते पहले तक वो मेरे पास जुड़े रहे। मैंने बोला कुछ भी हो जाए तुम्हारी सिलेक्शन होके रहेगी। और बेटा उन्हीं दोनों बच्चों की सिलेक्शन हुई है, बाकी किसी बच्चे के 300 नंबर से ऊपर नहीं है नीट के अंदर। अब वो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर ऐसा हो गया। मैं बोला बेटा उससे आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तब आपने मेरी बातों को ऐसा समझा कि मैं शायद आपको आपकी सिलेक्शन नहीं चाहता हूं, बल्कि इवेंचुअली मेरी बातों से सिलेक्शन हुई। ये 2 बच्चे इसका प्रूफ है, जिनकी 2 सिलेक्शन हुई। अब बच्चे उनको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, और बाकी बच्चे जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी बेटा अब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पॉइंट ये बच्चे कि आप किसी क्योंकि बेटा देखिए मुझे 17-18 ईयर का एक्सपीरियंस होने को आ गया। मैंने बहुत वेरियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा, लीडिंग आकाश, EK विद्या मंदिर, चंडीगढ़, जम्मू, आपके वहां हरियाणा, शिमला। तो मुझे पता है कि पेपर कैसे आता है, कैसे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। ठीक, और फिर वही चीज आ गई, वो बच्चे रैंडमली कभी किसी से सलाह ले रहे, कभी किसी से सलाह ले रहे, कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है कि आप ये कर लो, ये कर लो, आप 1 शॉट वीडियो देख लो, आप ये कर लो, अरे फिजिक्स तो बड़ी टफ होती है छोड़ दो। मानते रहे बात को, छोड़ दिया। और जिन्होंने बच्चे मेरी बात मानी उनके बच्चे दोनों के, एक के 99.44 परसेंटाइल है और दूसरे के बच्चे 98.87 परसेंटाइल है फिजिक्स के अंदर, जिसकी वजह से उनकी और बायो और केमिस्ट्री के मुकाबले फिजिक्स में उन्होंने ज्यादा स्कोर किया। क्यों? टच में रहे। तो टच में रहना बहुत जरूरी है, मतलब कि टीचर की बात मानना बहुत जरूरी है। जो बच्चा यहाँ पर अपनी मर्जी, अरे यार ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, वो बच्चे फिर नहीं ग्रो, फिर कैसे ग्रो कर पाओगे? आप समझो इस बात को। तो इस वजह से आपको हर चीज करनी है बच्चे, जैसे मैं ये बता रहा हूँ तो इस पे फोकस करना है, इस पे ध्यान देना, इस पे क्वेश्चंस करने, और इन क्वेश्चंस को लेके डाउट पूछने, एक्टिव रहना क्लास में। और चुप करके बैठे हुए जैसे पेट में दर्द है, फिर क्या होगा? फिर बच्चे सिलेक्शन कैसे हो पाएगी? हमारे पास ये टेंसाइल स्ट्रेस है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब बताओ बच्चे कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम कैसे बोलेंगे? शाबाश। कंप्रेसिव स्ट्रेस आपके पास क्या आ जाएगी? वेन एवर देयर इज आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन लेंथ। पर आपकी लेंथ में कैसा चेंज आएगा? शाबाश बताओ। आपकी लेंथ बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी बच्चे? आपके कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और इसकी लेंथ को कम करने के लिए बच्चा आपको फोर्स बाहर से कहां पर लगानी पड़ेगी? अंदर। ये फोर्स भी बच्चा हमारे पास नॉर्मल लगेगी, ये फोर्स भी नॉर्मल लगेगी जो हम बाहर से लगाएंगे। ये इस एरिया के बच्चे नॉर्मल लग जाएगी, और अंदर की रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ की तरफ को डेवलप हो जाएगी? बाहर। अब इसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो अंदर डेवलप हुई और जो बाहर से आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे, ये सेम मानी जाती है, सेम मानी जाती है, सेम मानी जाती है। तभी ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को क्या कर जाएगी बच्चे? रिगेन कर जाएगी। ये आपके पास एल है, डेल्टा एल से आपने कंप्रेस कर दिया, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या रहेगी बच्चे? एल माइनस डेल्टा एल। जो डिफॉर्मिंग फोर्स आप एरिया पे लगा रहे हो, जो रिस्टोरिंग फोर्स एरिया पे डेवलप हो रही है, ये दोनों इस एरिया से परपेंडिकुलर है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी क्या आ जाती है? फोर्स नॉर्मल पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये बात ध्यान रखना, आप यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स को किसके बराबर मान के चल रहे हो बच्चे? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के। लेकिन याद रखना हमारे पास स्ट्रेस के अंदर जो फोर्स होती है वो डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, वो इंटरनल फोर्स है। लेकिन हम इस इंटरनल फोर्स को एक्सटर्नल के बराबर मान के चलते हैं, हमारी मजबूरी है,
हमारी मजबूरी है, ये लॉजिक हम लगाते हैं कि जितनी रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिफॉर्मिंग के बराबर है, तभी तो बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर पाएगी। और कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेस में जहां लेंथ चेंज होती है, आप कौन सी फोर्स लोगे? आप हमेशा कौन सी फोर्स लोगे? शाबाश बताओ बच्चे, नॉर्मल टू द एरिया फोर्स। ये पहला पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर थर्ड वन क्या आ जाता है? थर्ड वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज सिंपली, ये प्रेशर है बच्चे, ये सिंपली हमारे पास क्या है? प्रेशर। ये हमारे पास सिंपली प्रेशर है बच्चा, हमारे पास एक्टिंग, दे एक्टिंग ऑन अ वॉल्यूम, एक्टिंग ऑन अ वॉल्यूम। ये एक्ट कर रहा है बच्चा आपके पास ऑन द वॉल्यूम विच इज अंडरगोन change, which is undergone the change, जिसको बच्चा हम चेंज कर चुके हैं, which is undergone the change। ये हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रेस है। ये बेसिकली बच्चा हमारे पास प्रेशर P के बराबर, P मतलब प्रेशर। अब होता क्या, ध्यान से समझना। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक बॉल, इस बॉल को बच्चे हम क्या कर देते हैं, हम बाहर से एक प्रेशर लगा देते हैं, चारों तरफ से 3D के अंदर हम इस पे प्रेशर लगा देते हैं। बताओ, ऐसे प्रेशर लगाने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा कि डिक्रीज कर जाएगा? बताओ, चारों तरफ से आप किसी चीज को डिक्रीज, एग्जैक्टली। जैसे बच्चा आप इसको यहाँ पे डिक्रीज करोगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, आपके पास इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अब अगर देखा जाए तो ये अपनी शेप को रिस्टोर करने के लिए क्या करेगा? अब अंदर से बाहर की तरफ को क्या लगाएगा? एक प्रेशर लगाएगा, बिल्कुल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएगा। और ये लगाएगा ताकि बच्चे ये अपनी शेप को क्या कर जाए बच्चे? रिगेन कर जाए। पहले इसका वॉल्यूम V था, बाद में चेंज होके V माइनस डेल्टा V हो गया। ये अब अंदर से प्रेशर लगाएगा ताकि ये अपनी शेप को क्या कर जाए? देखिए, कभी आपने बैलून को बच्चे इन्फ्लेट किया, आपने उसको फुलाया बच्चे, जब आप उसको फुलाते हो बच्चे तो जैसे जैसे वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता जाता है तो जो हवा है वो आपकी प्रेशर है जो उसकी शेप को चेंज करना चाहती है। अब आप उस बैलून के ऊपर हाथ लगाकर देखिए, उसकी जो मेम्ब्रेन है जो स्ट्रेच हो चुकी है, आपको लगता है वो टेंस हो चुकी है, और जैसे आप उसमें से हवा निकालते हो तो वो अपनी शेप रिगेन कैसे कर जाता है? आप हवा उसके अंदर से डाल रहे हो, वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसकी वजह से वो शेप को चेंज कर रही है। तो जब हवा निकाल रही है फिर भी तो शेप चेंज हो रही है, तो सेकंड टाइम उसकी शेप को किसने चेंज किया? जो इंटरनल प्रेशर, तो जो अंदर प्रेशर था वो बाहर आ गया। एग्जैक्टली पार्ट, वेरी गुड। जो अंदर की तरफ प्रेशर डेवलप होता है वो उसकी शेप को रिगेन कराता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और ये सिंपली क्या है? प्रेशर। ये सिंपली बच्चा हमारे पास प्रेशर है जो कि आपके पास डेवलप हो जाता है। क्या अभी मेरी बॉडी के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है? बिल्कुल प्रेशर लग रहा है, बिल्कुल। और ये एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर डालता है। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो क्या हमारी बॉडी प्रेशर के अंदर आती है? बिल्कुल। ये जितनी भी चीजें बच्चे ये प्रेशर क्रिएट करती हैं, और इससे हमारे वॉल्यूम के अंदर चेंज होने की टेंडेंसी रहती है। पर हमारा वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो इसका रीजन है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों बच्चा बोलता है सर फिर हमारा वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज हो रहा है? इसका रीजन हम बाद में देखते हैं। तो हमारे पास दूसरी चीज क्या आ जाती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पर तीसरी चीज जो सॉरी नॉट थर्ड, फोर्थ वन। तो अब हमारे पास यहाँ पर फोर्थ वन आपके पास क्या चीज आ जाती है? विच इज नोन एज टू बी दी शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, द शियर और द टेंजेंशियल स्ट्रेस। जब हम किसी बॉडी के शेप को चेंज करते हैं, जब हम किसी बॉडी के शेप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी शेप को चेंज करने के लिए मुझे अंगूठे से फोर्स यहां लगानी। बताओ ये फोर्स मैं इस एरिया के अलोंग लगा रहा हूं कि एरिया के पैरेलल लगा रहा हूं? शाबाश बताओ। मैं ये फोर्स अंगूठे से कहां पर लगा रहा हूं? पैरेलल लगा रहा हूं, एग्जैक्टली, वेरी गुड।
हमारे पास शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस कब डेवलप होता है, ये मेरे पास यहाँ पर इस सर ये तरीके पैरेलल कैसे हुई, मैं एक बार बता फिर से दिखाना। मैं फिर से कैसे? बताता हूँ, 2 मिनट रुक जा, पहले मैं डायग्राम बना लूं, ये तो मेरा डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया बच्चे, ये आपके पास एक वॉल्यूम आ गया, देखिएगा ये मेरे पास एक वॉल्यूम आ गया। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी, ऊपर वाला पॉइंट ई, ये एफ और ये आपके पास जी और ये मेरे पास एच। देख बेटा ये है ना, ये फेस है जिसको बच्चे मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इससे मैं अपने हाथ से फोर्स Yes, कहाँ sir. पे लगाऊंगा, बता कहाँ पे लगाऊंगा, पैरेलल लगाऊंगा। तो यहाँ ठीक पर है मैं मैम। फोर्स पैरेलल लगाऊंगा और यहाँ से बच्चे आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। कैसे, यहाँ पर जैसे मैंने इसके ऊपर पैरेलल फोर्स लगाई तो ये ऊपर वाला फेस कहाँ की तरफ को चला गया, बताओ शाबाश, ये ऊपर वाला फेस मेरे पास आगे की तरफ को चला गया। ये ऊपर वाला फेस मेरे पास कहाँ की तरफ को चला गया, शाबाश बता दो, आगे की तरफ को चला गया। ये ऊपर वाला फेस आगे चला गया। तो हम इसके ऊपर जब बाहर से इसके ऊपर पैरेलल फोर्स लगाते हैं इस एरिया पे, कौन से एरिया पे, जिसको हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं, ये वाला एरिया जिसको हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस किसके बराबर आता है, फोर्स पैरेलल डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पैरेलल डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि वो फोर्स जो उस एरिया के पैरेलल लग रही है। आ जाओ यहाँ पर बताओ बच्चे, अगर मैं टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस करता हूं तो यहाँ पर बताओ बच्चे, जो फोर्स आप लगाते हो वो एरिया के पैरेलल लगाते हो कि एरिया के परपेंडिकुलर लगाते हो, एरिया के परपेंडिकुलर। Exactly. और दोनों में यही फर्क है कि बारी टीचर आपको यही फर्क बताने के लिए बच्चे क्वेश्चन भी बना देता है। वो क्वेश्चन बना देता है बच्चा हमारे पास कि ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक रॉड है, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक रॉड है, और हमारे पास इस रॉड का एंड एरिया आपके पास ए के बराबर है, और यहाँ पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये डिफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास एंगल थीटा पे है। अब टीचर बोलता है यहाँ पर मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आपके पास यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस और बच्चे हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास एंड आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, shear stress। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस एंड द shear stress, तो कैसे करोगे, यहाँ पर F के मेरे पास 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, F cos थीटा और यहाँ पर F sin थीटा। बस अब ये बात आपको दिमाग में बैठानी है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उतनी इंटरनल फोर्स है, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हम डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर क्यों मान के चलते, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, इलास्टिसिटी समझने का और कोई तरीका ही नहीं है। जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस बराबर नहीं होंगी हम ये मानेंगे नहीं बच्चे कि ये इलास्टिक बिहेवियर करेंगे। इस वजह से अब हम इंटरनल फोर्स डेवलप ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस बताओ किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश बताओ, तो टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास क्या आ जाएगा, F cos थीटा डिवाइडेड बाय एरिया ए। और अगर शियर स्ट्रेस की बात की जाए तो बताओ किसके बराबर है, वो फोर्स F sin थीटा। बिल्कुल एग्जैक्टली पार्थ, वेरी गुड। तो F sin थीटा अपॉन एरिया। तो टेंसाइल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेस अगर इसकी रेशियो निकालने को बोला जाए तो बताओ इसकी रेशियो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, कॉट थीटा। आप खुद देख लीजिए इसकी रेशियो बच्चे हमारे पास कॉट थीटा क्यों है, क्योंकि ऊपर F cos थीटा बाई ए, नीचे F sin थीटा बाई ए, F और A कैंसिल तो cos अपॉन sin क्या आ जाता है, cot थीटा। ये चीज समझिए। और मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स को हम इंटरनल फोर्स के बराबर मान रहे हैं, लेकिन याद रखना बच्चे ये इस वजह से, क्योंकि मैं आपको बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गलती करोगे आप, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यू विल गेट कंफ्यूज। आप वहां पर गलती करने की सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यही बात समझनी सबसे मुश्किल है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स बराबर है, ये दोनों बराबर हैं बच्चे हमारे पास, और यहाँ पर इसकी वजह से सिस्टम इलास्टिक हो पाता है। तो मेरे पास 3 स्ट्रेस आ गए और 3 ही बच्चे हमारे पास सर डिफॉर्मिंग एंड एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है। हाँ बोलो बोलो बच्चे।
सर डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है? नहीं बेटा, आप गलत बोल। इंटरनल। हाँ हाँ, अब तुम सही हो। यहाँ पर आपको समझना है, वी हैव द डिफॉर्मिंग एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों इसका मतलब है। जैसे तेरा पूरा नाम क्या है बच्चे? पार्थ शर्मा। ठीक है, शर्मा बोलो तो मतलब पार्थ को बुलाया जा रहा है, पार्थ बोलो तो शर्मा को बुलाया जा रहा है। आपके पास डिफॉर्मिंग एंड एक्सटर्नल फोर्स, वी हैव द डिफॉर्मिंग एंड द एक्सटर्नल फोर्स। जो बाहर से आपके पास फोर्स लग रही है वो इसकी शेप को डिफॉर्म कर रही है और बाहर से लग रही है, ये बच्चा हमारे पास है। ठीक, ये हमारे पास जो फोर्स है एफ, आप इस एफ को बोलोगे दिस इज द आपके पास डिफॉर्मिंग एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। मेरी बात को समझ गया बच्चे? मेरी बात को समझ गया बच्चे? जो यस सर। आप बाहर से फोर्स लगाते हो ये आपकी डिफॉर्मिंग एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है। इस डिफॉर्मिंग एक्सटर्नल फोर्स से क्या डेवलप होता है बच्चे? बताओ बच्चे, बताओ। इस डिफॉर्मिंग फोर्स से आपके पास डेवलप क्या होता है? आप बोलते हो यहां से मेरे पास कोई स्ट्रेन डेवलप होता है। जैसे आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेन डेवलप होता है, उस स्ट्रेन से फिर क्या डेवलप होती है बच्चा हमारे पास? इसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी दोनों वर्ड साथ साथ ही आते हैं। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेन से अंदर क्या डेवलप हो जाती है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को मेजर करने का कोई तरीका नहीं। आप वायर के अंदर कैसे घुसोगे ये देखने के लिए कितनी फोर्स लग रही है, तो आप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को किसके बराबर मान लेते हो? डिफॉर्मिंग एक्सटर्नल फोर्स की। और ये इस वजह से आप जहां पर भी स्ट्रेस को यूज कर रहे हो वहां पर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स आ रही है, क्योंकि वहां पर हम इंटरनल फोर्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं पार्थ? डिफॉर्मिंग एक्सटर्नल। डिफॉर्मिंग और एक्सटर्नल अगर फोर्स। ये फोर्स एरिया से नॉर्मल लगती है तो टेंसाइल स्ट्रेस, अगर ये एरिया के पैरेलल लगती है तो शियर स्ट्रेस, और अगर आप प्रेशर की बात करते हो तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस। आगे बात समझ में बच्चे पार्थ? यस सर। वेरी गुड। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ जाती है? विच इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। अब एक पॉइंट है जो आप मुझसे कह सकते हो और वो ये, क्या सर हर बार इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? हमारे पास क्या हमेशा इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा कि जो बॉडी है वो अपनी शेप को रिगेन कर जाए? क्या ऐसा आपके पास होगा? तो मेरा आंसर होगा नहीं। एक पॉइंट तक बच्चे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो उसकी शेप को रिगेन करवा सकता है, एक पॉइंट तक बच्चे, ये आपको ही पता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी की लेंथ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं बच्चे उसमें परमानेंट चेंज आना शुरू होगा, तो आप उसको बोलोगे इलास्टिक लिमिट। भाई यहां तक तू फोर्स लगाएगा, यहां तक जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वहां तक बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर जाएगी, और हमारे पास उसके बाद बॉडी अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाए। इलास्टिक लिमिट बच्चे, यहां पर बच्चा हमारे पास हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। द मैक्सिमम स्ट्रेस, the maximum stress, the maximum stress developed within, the maximum stress developed within जो बॉडी के अंदर डेवलप होता है, द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड विद इन, ड्यू टू विच जिसकी वजह से, ड्यू टू द विच जिसकी वजह से बच्चे द बॉडी, जो हमारे पास यहाँ पर बॉडी है बच्चे, इज एबल, जो बॉडी है बच्चा हमारे पास एबल to regain its original size and shape, to regain its original size and shape। the original आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है? size and shape and beyond which, और जिसके बाद and beyond which, और जिसके बाद बच्चे हमारे पास the body, जो बॉडी आपके पास है is permanently deformed, is permanently deformed, और उसके बाद बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। बॉडी बच्चे अब अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाती है, एंड आपके पास अनेबल टू रिगेन दी शेप, अनेबल टू रिगेन दी शेप, और इसके बाद बॉडी अपनी शेप को या साइज को कभी भी रिगेन नहीं कर पाती है। आप उस पॉइंट को क्या बोल देते हो? इलास्टिक लिमिट। अब यहां पर शौर्य, मुदित, पार्थ, आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर मेरे पास कोई रबर बैंड है, उस रबर बैंड को बच्चे आप सारा दिन बैठ के बच्चे ओपन करो फिर छोड़ दो, ओपन करो फिर छोड़ दो, ओपन करो
फिर छोड़ दो। आप अगर पूरा दिन ऐसा उस रबर बैंड के साथ करते रहते हो, या 2 दिन 3 दिन आप उस रबर बैंड के साथ ऐसा करते रहते हो, तो व्हाट विल हैपन? नंबर 1। नंबर 2, हम जब बच्चे बाजार से बच्चे कोई भी सामान लेके आते हैं, सपोज कि हम बच्चे यहाँ पर ट्रैक सूट लेके आए, उस ट्रैक सूट के अंदर बच्चे का रबर बैंड होती है, इलास्टिक होती है, आपने सुना भी होगा इलास्टिक है। लेकिन क्या 1 साल के बाद वो इलास्टिक वैसी की वैसी रहती है, कि उसके अंदर आपको लगता है कि नहीं ये इलास्टिक थोड़ी सी चेंज होगी, ये ढीली होगी, ये ट्रैक सूट जो है बच्चे वो ढीला हो गया, ये रबर बैंड थोड़ा सा चेंज हो गया? कभी ऑब्जर्व किया आपने इस चीज को? Yes, sir. ये Yes, इस sir. वजह से होता है क्योंकि वहां पर बच्चे आपके पास बार बार चेंज करने से आपने उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दी। जब बच्चे आप किसी बॉडी के शेप को डिफॉर्म करते हो, अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, वो स्ट्रेस उसकी शेप को रिगेन कराता है, वो स्ट्रेस उसकी शेप को रिगेन कराता है। लेकिन अगर कोई पर्सन जरूरत से ज्यादा उसको खींच दे, या बार बार बच्चे उसको चेंज करता रहे, ऐसा करने से उसके अंदर धीरे धीरे जो स्ट्रेस है बच्चे, जो उसकी शेप को रिगेन करवाना चाहता है, उसके अंदर फर्क पड़ना शुरू होता है, और एक पॉइंट आता है जिसके बाद कहता है यार मैं तेरी शेप को रिगेन नहीं करवा सकता। तो हम बोलते हैं भाई सर वो खुली होती ना फिर। हाँ, खुली हो जाती है, और हम बोल देते हैं कि ये अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाया, ये इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया। तो इलास्टिक लिमिट तक बॉडी अपनी शेप को रिगेन करेगी, उसके बाद वो रिगेन नहीं कर पाएगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस है, कोशिश तो करता है लेकिन नहीं हो पाता, तो इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट वन अब आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, वी हैव द हुक्स लॉ। हमारे पास यहाँ पर आ जाता है वी हैव द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। वी हैव द हुक्स लॉ ऑफ, बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इलास्टिसिटी। तो वी हैव द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या चीज कहती है और क्या समझाने की कोशिश करती है? हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी एक बड़ी सिंपल सी बात कहता है, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू दिस हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर रही है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस and the strain are directly proportional to each other. The stress and the strain, जो stress और strain है बच्चा हमारे पास, is directly proportional to each other. ये बहुत सिंपल सा और बहुत लॉजिकल सा लॉ है, सोच के देखो क्यों बच्चे, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रोपोर्शनल टू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, ईच अदर। कैसे? अगर बच्चा हम यहाँ पर बोलते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन से कम रह गया, तो इसका मतलब शेप रिगेन नहीं कर पाएगी, और स्ट्रेस अगर स्ट्रेन से बड़ा हो गया तो जरूरत से ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, वो भी बॉडी को क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन से बच्चे बड़ा है तो भी दिक्कत है, और स्ट्रेस अगर स्ट्रेन से छोटा है तो भी दिक्कत है। इन दोनों केसेस में बॉडी की शेप्स के अंदर, साइज के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। और अगर बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर रही है, अपनी शेप को गेन कर रही है, दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ रही है, तो आप बोलते हो बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट है। और आप यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या बोलते हो, आपकी स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे, शाबाश बता दो, आपकी स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल। आपकी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जितना स्ट्रेन आप डेवलप कर रहे हो, अगर उतना स्ट्रेस है तो आप शेप को रिगेन कर पाओगे, नहीं तो कैसे रिगेन कर पाओगे? आप बताओ बच्चे, कैसे रिगेन कर पाओगे? नहीं रिगेन कर पाओगे। और ये बच्चा हमारे पास एक बड़ी कॉन्सेप्चुअल और बड़ी लॉजिकल अप्रोच है। भाई जितना स्ट्रेन उतना स्ट्रेस, बॉडी शेप को रिगेन कर पाए, जितना स्ट्रेन उतना स्ट्रेस नहीं डेवलप हो पाया, अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कमजोर पड़ गई, तो बच्चे कमजोर फोर्स बॉडी की शेप को रिगेन कैसे करवा सकती है? या फिर मेरे पास, अब ध्यान से समझना, ये मेरे पास आ जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू आपके पास E मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। अब ये E हमारे पास क्या चीज है, ये बच्चा हमारे पास कहलाता है आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। ये बच्चा हमारे पास मॉडुलस है इलास्टिसिटी, मॉडुलस मतलब रिप्रेजेंटेशन। अब आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी को, ये जो आपका कांस्टेंट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये बच्चा हमारे पास कांस्टेंट है आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का।
ये बच्चा हमारे पास कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, इसकी यूनिट्स किसके बराबर है, इसकी यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस है, सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस है बच्चे हमारे पास। ये स्ट्रेस के तरह ही बच्चा हमारे पास इसकी यूनिट्स हैं बच्चे, याद रखना। और बच्चा हमारे पास इसके डायमेंशंस किसके बराबर है, एम एल टी माइनस टू, तो एम माइनस वन एल टी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। और ये बच्चा हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बड़ी सिंपल सी चीज। क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड करेगा, कभी भी नहीं। कई बार बच्चा गलती कर जाता है, टीचर बोलता है मैं स्ट्रेस को या स्ट्रेन को डबल कर रहा हूं, तो इससे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, बच्चा बोलता है वो भी डबल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। ये बच्चा हमारे पास दिस डज नॉट डिपेंड ऑन, ये बच्चा आपके पास कभी भी डिपेंड नहीं करेगा किस पे बच्चे, स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। क्यों भाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये बच्चा हमारे पास कांस्टेंट है, ये इसके ऊपर यहाँ पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, ना स्ट्रेस पे ना स्ट्रेन पे। वैल्यू आप निकाल सकते हो, आप वैल्यू तो निकाल सकते हो कि बच्चे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जो स्ट्रेन होता है वो हमारे पास यहाँ पर आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बच्चा हमारे पास याद रखना ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप इसकी रेशियो से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हो, यानी कि वी कैन कैलकुलेट, आप कैलकुलेट जरूर कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर। पर ये कहना कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, ये गलत बात है। ये डिपेंड नहीं करता है क्योंकि कांस्टेंट। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास, अब इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब बच्चा हमारे पास ये भी आ गया कि अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ कौन सा बच्चे, फोकस करना, मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। मैं ग्राफ बना रहा हूँ किस किस के बीच में बच्चे, बताओ शाबाश, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ ऐसे। इस ग्राफ का बच्चे जो स्ट्रेन के साथ एंगल बनेगा, जो एंगल, अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, ग्राफ की स्लोप क्या होती है बच्चे हमारे पास, स्लोप ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। द ग्राफ ऑफ आपके पास जो बना है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन में, और इसकी जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन ग्राफ, यानी कि बच्चा हमारे पास टेंजेंट थीटा। ये टेंजेंट थीटा बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर है। ये बच्चा हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर है, याद रखना बच्चे, ये पॉइंट है जो आगे चलेगा। यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन इनकी रेशो जरूर होती है, ये बात ध्यान रखना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसलिए ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करती। किस किस पे डिपेंड करती है उसको बाद में देखेंगे। यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन m-1 LT-2 है। इसकी यूनिट एंड डायमेंशन किसके बराबर है, स्ट्रेस के बराबर, और ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट वन हमारे पास, अब यहां पर सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Young's modulus of elasticity. We have the Young's modulus of the elasticity. इसको बच्चे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, Young's modulus of elasticity। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आता कहाँ पर, ना बताता। ये बच्चा हमारे पास तब आता है जब आप किसी बॉडी की लेंथ को कंप्रेस कर रहे हो या फिर बच्चे आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो। ये मेरे पास एक वायर है और इसकी लेंथ बच्चा हमारे पास यहाँ पर L है। आपने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को आपने एरिया ए से परपेंडिकुलर रखा, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में हमारे पास क्या आ गया, शाबाश बताओ, चेंज आ गया। और हमारे पास ये लेंथ आपके पास क्या आ गई, डेल्टा, और अंदर की तरफ को रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो।
तो यहाँ पर जब आपके पास इसकी लेंथ में चेंज आता है तो हमारे पास यहाँ पर यंग्स मॉडुलस आ गया। अब बताओ इसमें स्ट्रेन कितना डेवलप हो गया, शाबाश बताओ बेटा। यहाँ पर स्ट्रेन कितना डेवलप हो गया, डेल्टा L/L। यहाँ पर स्ट्रेस कितना डेवलप हो गया, शाबाश बता दो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर यंग्स मॉडुलस के, ये यंग्स मॉडुलस आपके पास क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस है मेरे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन बच्चे हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देयरफॉर इस वजह से अब हमारे पास क्या बन गया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू डेल्टा L/L। यह हमारे पास उसी बेसिक फॉर्म को बता रहा है, किसको बच्चे, स्ट्रेस इज इक्वल टू, यह बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। यह बच्चे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस। आपका जो यंग्स मॉडुलस है इट इज वैलिड फॉर सॉलिड्स ओनली, या आपके पास किसके लिए वैलिड है बच्चे, सॉलिड के लिए। यंग्स मॉडुलस बच्चे मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, क्या चीज है। नेक्स्ट वन, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपकी टेम्परेचर क्या है बच्चे, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस नीचे गिरता है। नेक्स्ट है बच्चे इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज डालने से भी मटेरियल आपके पास क्या हो जाता है बच्चे, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और बच्चा इम्प्योरिटी। पहले लेवल के न्यूमेरिकल्स आपके पास यही आएंगे बच्चे, क्या आपको स्ट्रेस दे दिया, यंग्स मॉडुलस दे दिया, लेंथ दे दी, चेंज इन लेंथ निकालना। नाउ दिस इज द फॉर्मूला व्हिच विल बी यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। यहाँ पर डेल्टा L आपके पास क्या बता दो बच्चे, चेंज इन लेंथ आपके पास। हाँ बोलो सर, वो दोबारा बता दो, मटेरियल, टेम्परेचर, इम्प्योरिटीज। हाँ बोलो, बताओ क्या चीज है, बोलो क्या पूछना बच्चे इसमें से, मतलब इसके क्राइटेरिया से इफेक्ट होता है सर ये? क्या बेटा। सर मेरा मतलब है जो इलास्टिसिटी है वो मिड टेम्परेचर से इफेक्ट होता है? बिल्कुल बच्चे, आप एक रबर बैंड को गर्म आप धूप के अंदर रख के देखिए, अगले दिन बच्चे आप उसको खींच के देखिए, वो जल्दी क्रैक हो जाएगी। आप एक दिन रबर की चीज को बच्चे कहाँ पे रखिए, आप बच्चे बाहर रखिए, आप अपने सिंपल रबर को आप रख दीजिए बच्चे, आप देखिए क्या उसकी जो आपके पास जो टेक्सचर है, जो उसका नेचर है बच्चे, क्या आपको वैसा ही नजर आता है? नहीं तो आज तो धूप निकलेगी, आप बाहर रखकर देखना। बिल्कुल। सर ये कैसे होता है, क्या बेटा, सर ये कैसे होता है? क्या मतलब बच्चे, कैसे मतलब? रबर बैंड को पूरा एक दिन के लिए बाहर रखना धूप में, फिर अगले दिन खींचो तो टूट जाएगा जल्दी, उसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि बच्चा आपके पास जो इलास्टिसिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बच्चे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाँ या ना बच्चे। यस सर। और जब आप उसको धूप में रखते हो, टेम्परेचर उसको मिलता है, उस टेम्परेचर की वजह से बच्चे ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे असर पड़ता है, ये बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं बच्चे हमारे पास, और इस वजह से उसके क्रैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके धूप के अंदर जो सामान पड़ा रहता है, जो प्लास्टिक पड़ी रहती है बच्चे, क्या वैसी की वैसी होती है जैसे कि आपके घर के अंदर जो सामान रखा होता है, उन दोनों की नेचर थोड़े दिनों के बाद सेम होती है कि डिफरेंट हो जाती है, बताओ शाबाश। डिफरेंट। आप एक रस्सी आप कपड़ा रख दीजिए बच्चे बाहर धूप के अंदर 3 से 4 दिन 5 दिन, आपको लगेगा कि अब मैं इसको खींच रहा हूं तो इसके अंदर वो बात नहीं रही, तो वो फर्क पड़े। आपके पास रबड़ की तो बॉल होगी क्रिकेट की, वो क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल बच्चा अगर बहुत दिनों तक बाहर रह जाए, फिर वो क्रिकेट की बॉल आपको लगता है बड़ी अजीब सी होगी, हाँ या ना, कभी ऑब्जर्व किया इस चीज को? क्योंकि टेम्परेचर से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे फर्क पड़ता है। मटेरियल, टेम्परेचर, इम्प्योरिटीज, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल चीज है, मतलब कोई पर्सन बोलता है गैस के ऊपर मैंने दूध चढ़ाया, दूध उबल गया,
दूध उबल रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। कल को अगर कोई पर्सन गैस जलाकर जाएगा, दूध रख के जाएगा, आप बोलोगे रुक जा, ध्यान से देखिए, उबल जाएगा। बोलेगा तुझे किसने बताया? तुम बोलोगे मैंने ऑब्जर्व किया। तो लोगों ने ऑब्जर्व किया, मटेरियल से, टेम्परेचर से और इम्प्योरिटी से यंग्स मॉडुलस पे फर्क पड़ता है, यंग्स मॉडुलस के ऊपर फर्क पड़ता है। यंग्स मॉडुलस पे क्या बेटा? इम्प्योरिटीज से कैसे फर्क पड़ता है? इम्प्योरिटीज, अगेन सेम लॉजिक बच्चे, अगर आप इम्प्योरिटीज डाल देते हो, यानी कि मान लिया जाए आप कॉपर के अंदर एल्युमिनियम को मिक्स करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है? जो एल्युमिनियम के एटम्स होंगे वो कॉपर के एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। जब वो बॉन्डिंग बनाएंगे तो वो कॉपर कॉपर के बीच की जो पहले की बॉन्डिंग है उसको चेंज कर देंगे, हाँ या ना? यस सर। तो जब वो चेंज हो जाएगी तो यंग्स मॉडुलस भी चेंज है। क्या यंग्स मॉडुलस क्या बताता है? ये इलास्टिसिटी बताता है। ये बच्चा आपको इलास्टिसिटी बताता है। यंग्स मॉडुलस बच्चा आपको क्या बताता है? इलास्टिसिटी। याद रखना, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ द रबर, ये बात ध्यान रखना। एंड देयरफॉर स्टील इज मोर इलास्टिक। तो इससे क्या समझे? स्टील इज मोर इलास्टिक। तो आप इससे क्या समझे बताओ? शाबाश। इससे हम ये बात समझे, इससे हम ये बात समझे, जिसका यंग्स मॉडुलस बड़ा होगा इसका मतलब वो बॉडी बच्चे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इलास्टिक। ये पॉइंट है। यंग्स मॉडुलस आपको बताता है आप कितनी जल्दी अपनी शेप को रिकवर कर जाओगे। अगर आप इम्प्योरिटी डाल देते हो तो बच्चे उससे फर्क पड़ता है, यंग्स मॉडुलस कमजोर होता है। और वो कमजोर, जैसे मैंने ब्रिज बनाना है, जैसे बच्चे मैंने कोई भी स्ट्रक्चर, इंजीनियर ने कोई बच्चे टावर बनाना है, इंजीनियर ने कार बनानी है, तो वो जो मटेरियल उठाता है वो उसका यंग्स मॉडुलस देखता है कि भैया इसका यंग्स मॉडुलस कमजोर तो नहीं है। अगर यंग्स मॉडुलस कमजोर हो जाता है तो उससे इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ता है। तो आप कोई भी ऐसा ब्रिज नहीं बना सकते जिसका यंग्स मॉडुलस कम हो। ऐसा क्यों? अगर यंग्स मॉडुलस कम होगा बच्चे तो वो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। आपको लगता होगा यार ब्रिज का इलास्टिसिटी से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना बच्चे। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका बिल्कुल लेना देना। हमारे ब्रिज के अंदर भी एक इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि इतना, कभी आप किसी ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हो? जो ब्रिज जिसपे ट्रैफिक जाता है, खड़े हुए हो कोई बच्चा जो किसी नदी के ऊपर से गुजरता है? कभी खड़े? आप जब भारी से, जब हिलता है ना, बिल्कुल ऐसे 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 लगता है कि कोई ट्रक गया। जब भारी से आपको लगता है कि आपका ब्रिज हिल रहा है, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल वो, यस सर। सर लगता है कि टूट ही जाएगा। हाँ लगता है। रिसेंटली सर वो टूटा भी हुआ है। हाँ देखो, अब बच्चे इंजीनियर अगर है, इंजीनियर समझदार नहीं हुआ और बच्चे ये अनसेफ हो जाता है कुछ सालों के यूज के बाद। हम इस चैप्टर के अंदर यही तो बात समझेंगे कि अनसेफ हो जाता जब वो इलास्टिक लिमिट से ऊपर चलने लग जाएगा ब्रिज। अभी हमने समझा ना, जैसे वो ब्रिज इलास्टिक लिमिट से ऊपर जाना शुरू होगा तो वो ब्रिज बच्चे कोलैप्स होने की कैटेगरी में, क्योंकि तब वो अपनी शेप को शायद रिगेन ना कर पाए तो वो टूट जाता है। लेकिन इसकी लाइफ स्पैन होती है, बाकी इंजीनियर बोल देता है इतने साल तक चल जाएगा, तो वो बड़े ध्यान से बच्चे ब्रिज बनाते हैं, उसकी भी इलास्टिक लिमिट होती है। ठीक है। और ब्रिज बच्चे कोलैप्स तब होगा जब जरूरत से ज्यादा, आपको मान लिया जाए कि बोला जाता है इसमें 60 टन से ट्रक ऊपर नहीं जा रहा है, अब आप उसमें 100 भी लेके जा रहे हो, 1000 भी टन लेके जा रहे हो, तो भैया ब्रिज पे फर्क पड़ेगा। है तो बच्चे वो पिलर्स के ऊपर ही है ना बच्चे, तो पिलर बच्चे हिलता है, वो पूरा पूरा ब्रिज वो हिलता है बिल्कुल। आपको लगता है ये ब्रिज गिर जाएगा, पर गिरता नहीं है बच्चे हमारे पास, अगर वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। बोलो सर। तो ये सारे ब्रिज कैंटिलीवर प्रिंसिपल के ऊपर बने ना सर? और अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं बच्चे, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, एक प्रिंसिपल नहीं होता है, बहुत अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस जितना बड़ा उतनी बड़ी इलास्टिक, ये मटेरियल। अब क्यों बच्चे मैंने बोला, अब मान लिया जाए एक जो आपके ठेकेदार है उसने, आपके घर के अंदर भी इलास्टिसिटी है, पता है आपको? आपका घर के अंदर भी, आपका घर सूरज की गर्मी से बच्चे बढ़ता है और रात को सिकुड़ता है। ये बच्चे बिल्कुल सही चीज है। आपको लगता है नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल। आपके घर के अंदर अगर आप अजीब सा मटेरियल यूज कर लो तो बेटा उससे क्या होगा, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा ना। आप समझ, मान लिया जाए कि मेरे पास, आपने अपने घर में यूज किया आयरन को घर बनाने के लिए, लेंटर डालने के लिए। अब सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज के बच्चे जब रोशनी पड़ती है तो बच्चा आपके पास क्या होता है, क्या वो जो आपका लोहे की रॉड जो आपने घर बनाने के लिए यूज की है वो खिंचती है बच्चे की कम होती है? बताओ शाबाश।
सर खींचती है थोड़ी। वो बच्चे खींचेगी, यानी कि आपका जो लोहे की बच्चे आपके पास रॉड है जो घर के आपने छत में यूज किया वो एक्सटेंड होगी, और रात को जब ठंड पड़ेगी तो उसको क्या होना पड़ेगा बच्चे बताओ, सिकुड़ना पड़ेगा। बट तो सर अब ये कंप्रेस होना पड़ेगा। ना कंप्रेस कर लो या बोलो कि ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करती है। कई लोग आप देखते हो घर में टूट फूट होने लग जाती है, हाँ या ना, वो क्यों हो जाती है? क्यों घर बच्चे अपने आप आपको लगता है यार ये दीवार क्रैक होने लगी, क्यों क्रैक हो रही है? क्योंकि उसका जो आयरन है, जो मटेरियल बच्चे यूज किया गया उसके अंदर फर्क था। वो बच्चे सर लिमिट में आता ना वो अपने। हाँ, अगर तो वो लिमिट के अंदर है तो ठीक है बच्चे, लेकिन अगर वो लिमिट एक्सीड कर रहा है, उसमें परमानेंट चेंज आने शुरू हो गए इस लोहे की रॉड में जो घर पे आपने यूज किया, तो वो तो दीवार ही फाड़ेगा ना सर बच्चे। अगर वो लिमिट में आ गया तो फिर वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा रात को हाँ, भी। और देखो मैंने क्या बोला, अगर वो लिमिट को क्रॉस करेगा तो, अगर वो लिमिट को क्रॉस करेगा तो वो दीवार को तोड़ेगा ना, वो दीवार को तोड़, उसको जगह चाहिए ना बच्चे फैलने के लिए, हाँ या ना, हाँ सर या ना। मोम में भी वो ऐसा होता है सर, लिमिट के बाद से वो मतलब कंप्रेस नहीं होगा मतलब। नहीं, लिमिट के बाद कंप्रेस क्यों होगा बच्चे? वो उसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाएगा ना आपके पास। ये देखो आपको क्या लिखवाया गया बच्चे हमारे पास, यहाँ पर आपके पास लिमिट आपके पास है बियॉन्ड विच, अगर वो लिमिट को क्रॉस कर गया, बियॉन्ड विच द बॉडी इज डिफॉर्म्ड एंड इज अनेबल टू रिगेन द सेज एंड स्ट्रेंथ। आगे बात समझ लो। अगर तो बच्चे आपने, आपका जो ठेकेदार था वो समझदार था, उसने बच्चे घर बनाते हुए प्रॉपर जगह छोड़ी, उसे 2 इंच की जगह छोड़ दी, चलो अगर इसमें कोई डिफॉर्मेशन भी आ गई तो लोहे की रॉड को फैलने के लिए हमें जगह मिल रही है। अगर तो बच्चे आपका ठेकेदार समझदार है, उसने जगह छोड़ दी, बढ़िया। लेकिन अगर ठेकेदार ने आयरन की रॉड लगा के दीवार यहाँ पर बना दी, अब ये आयरन की रॉड गर्मियों के अंदर फैलती है, तो अगर फैलने के लिए बच्चे इसको जगह मिलती है और बच्चे ये अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पा रही है इसी वजह से, तो बच्चे ये तो इस वाली दीवार को या इस वाली दीवार को फाड़कर बाहर निकलेगी ना, दीवार में क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ या ना। तो बिल्कुल बच्चे आपके पास ये सारी यंग्स मॉडल्स वाली चीज है। बोलो सर 2 मिनट सर, मेरे को एक बार सर मेरा डाउट था कि आपने एक में टेंशियल स्ट्रेस जो आपने स्ट्रेस कराया था वो सर एक बार दोबारा बता दो। बेटा अभी उसको बाद में हम बच्चे इसके सर इतना बता दे, आपने सर साइन थीटा क्यों लिया? क्या बेटा? हमने सर साइन थीटा क्यों लिया? अगर पहले इसको खत्म कर ले बच्चे हम, हाँ या ना। ओके सर। तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी बड़ी बच्चे हमारे पास इलास्टिसिटी होगी। यंग्स मॉडुलस मैंने बताया मटेरियल पे, वो ब्रिज क्यों कोलैप्स हुआ, मे बी उसमें मटेरियल गलत यूज किया गया, टेम्परेचर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा बच्चे हमारे पास इफेक्ट डालती है किसी के भी यंग्स मॉडुलस की। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, अगर मेरे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, अगर मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व है, ध्यान से समझना, ये आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी है। मैंने एक ग्राफ यहाँ पर बना दिया और ये एंगल मेरे पास थीटा के बराबर है। अब बताओ बच्चे यहाँ पर आपके पास यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होगा, शाबाश बता दो। आपका जो यंग्स मॉडुलस है यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, आपका बिल्कुल टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर। ये बच्चे टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर। अब इस कॉन्सेप्ट की हम एप्लीकेशन कर देते हैं बच्चे। कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर ध्यान से समझो। मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेस आ गया और यहाँ पर बच्चे मेरे पास स्ट्रेन आ गया। हर चीज में इलास्टिसिटी है, ये मत समझना कि आपके घर के अंदर अगर आप कहीं पर किसी बर्तन के अंदर सामान आप रोटी बना रहे हो तो उस बर्तन के अंदर इलास्टिसिटी नहीं, आप उसको हीट देते हो, हीट जो होती है बच्चे किसी की भी शेप या साइज को क्या करती है, डिफॉर्म करती है कि नहीं डिफॉर्म करती है, क्या लगता है बच्चे आपको? डिफॉर्म तो करती है। वो डिफॉर्म, अगर तो वो अपनी शेप को रिगेन कर दिया, बढ़िया। कभी होता है ना प्लास्टिक के अंदर हम प्लास्टिक को हम हीट के अंदर डालते हैं तो उसकी शेप में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है ना। यस सर। इसका मतलब वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाए। ये बच्चे 30 डिग्री और ये बच्चे आपके पास ऊपर वाला 60 डिग्री, ये मटेरियल ए, ये मटेरियल बी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, एनसीईआरटी की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर मुझे क्या बोलते हैं, नंबर 1 विच इज मोर इलास्टिक, विच इज मोर इलास्टिक, इन दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है बच्चे,
ये आपको बताना है। तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका बच्चे इलास्टिसिटी, बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ द बी इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ ए, देयरफॉर बी बच्चे आपके पास ज्यादा इलास्टिक। नेक्स्ट टीचर क्या क्वेश्चन पूछेगा, रेशो ऑफ द यंग्स मॉडुलस, रेशो ऑफ द यंग्स मॉडुलस बताओ किसके बराबर आ जाएगी, द रेशो ऑफ द यंग्स मॉडुलस। आपके पास रेशो ऑफ यंग्स मॉडुलस किसके बराबर है, यंग्स मॉडुलस ऑफ बी किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। यंग्स मॉडुलस ऑफ ए किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। जी बताओ इसकी रेशो किसके बराबर है, वाई बी अपॉन वाई ए। तो आपके पास √3 डिवाइडेड बाई 1/√3, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे, 3:1। तो आप इस ग्राफ से बच्चे पता कर सकते हो कौन ज्यादा इलास्टिक है और कौन नहीं, और ये इसको किया जाता है, इंजीनियर लोग यही तो देखते हैं भैया जो ज्यादा इलास्टिक है। लेकिन बच्चे इलास्टिसिटी भी बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे लिए आपके पास बच्चे यहाँ पर देखने वाली है कि मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या आपका मटेरियल। क्यों बच्चे, क्योंकि अगर टीचर मुझे बोले इसमें से एक स्टील है और एक रबर है, तो बताओ कौन सी स्टील और कौन सी रबर होगी, बताओ शाबाश। आपका ऊपर वाला स्टील होगा और नीचे वाला आपके पास रबर होगा। ठीक, अब पॉइंट आपके पास यहाँ पर, हाँ अब बताओ बच्चे आपका क्या डाउट है बेटा, बोलो शाबाश। शेयर स्ट्रेस और जो टेंशन, शेयर स्ट्रेस हमने साइन थीटा कैसे लिया, क्योंकि बच्चे आपको वो फोर्स लेनी है जो एरिया के क्या हो बच्चे, पैरेलल। ठीक बेटा, एग्जैक्टली क्योंकि आपकी शेयर स्ट्रेस किसके बराबर होती है, वो फोर्स जो एरिया के क्या हो बच्चे, पैरेलल। ठीक बेटा, चलिए सो बच्चे यहाँ पर हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके बच्चे अपना ध्यान रखना, लेकिन पढ़ भी लेना, थैंक यू सर। ओके बच्चे। हाँ जी बेटा, हाँ मैं देख दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, ओके बच्चे, ओके बाय।